Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield Eyes episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So first article is on three aspects. The first one is the UAPA, second is the NIA and the third one is the PFI. So यहाँ पर इन तीनों एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे कि PFI क्या है, UAPA की बारीकियों में समझेंगे कि UAPA क्या है, उसका ओरिजिनल एक्ट क्या था, जुरिडिक्शन क्या है, क्राइटेरियाज क्या है, एज वेल एज NIA क्या है, NIA में अमेंडमेंट्स कौन से हैं, जुरिडिक्शन को कैसे बढ़ा दिया गया था. ऑल दोस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कोविड रिलीफ पैकेज. सो यहाँ पर बात करेंगे कोविड रिलीफ पैकेज से रिलेटेड हर एक स्कीम पे बात करेंगे, उन स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज है उस पर बात करेंगे इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सो यहाँ पर बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते कौन है, कैसे आप बनाते हो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, जरूरत कब महसूस हुई, कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था, क्या क्या इश्यूज थे उससे पहले. दैट थिंग्स वुड बी इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth article is related to the mercy petition or powers of president under article 72. So यहाँ पर बात करेंगे the pardoning powers of the president. Similar powers गवर्नर के पास भी हैं, तो उसे कहीं ना कहीं comparative analysis करेंगे in our fourth article. The fifth article is related to attorney general. So यहाँ पर बात करेंगे अटर्नी जनरल होते कौन है, कैसे एलिजिबिलिटी है अटर्नी जनरल को चूज करते वक्त, कैसे आप उसे रिमूव कर सकते हो, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं रिलेटेड टू अटर्नी जनरल. दैट एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू फॉरेक्स रिजर्व. सो यहाँ पर बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व है क्या, कैसे हम लोग मैनेज करते हैं फॉरेक्स रिजर्व को, क्या जरूरत है फॉरेक्स रिजर्व का, एज वेल एज फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें हैं. Two important interlinked topics are also there here. The one is special drawing rights and the second one is the RTP reserve transposition. So इन दोनों topics पर भी इनके बारीकियों को समझेंगे. SDR क्या है, क्या यूज करते हैं, वैसे RTP क्या है. All those would be in our sixth article. And as usual, the seventh one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the UAPA, PFI and NIA. So without going into the topic, let me again warn you here at this moment कि ये जो टॉपिक्स हैं ये पॉलिटिकल डिबेट्स और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से सराउंडेड है. सो प्लीज डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज. जो बेसिक एस्पेक्ट्स है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द फर्स्ट वन स्टार्टिंग विद NIA क्या है, NIA का ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत कब महसूस हुई, जुरिडिक्शन क्या है, NIA के जो एजेंसीज है वो कहाँ पर है. ऑल दिस एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद दैट अमेंडमेंट दैट NIA हैड इन 2019. All these aspects are covered in this 6th September. और इस पे मूव ऑन करके, इस पर बिल्डअप करके आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट UAPA. UAPA क्या है, UAPA का मतलब क्या होता है. यहाँ पर कह रहे हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज. सो अनलॉफुल एक्टिविटीज होता क्या है, अगर हम लोग कोई पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं. ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस इन द 23rd September. इसके साथ साथ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द क्रिटिकल इवैल्यूएशन. जो अमेंडमेंट्स थे, अमेंडमेंट्स में क्या क्या क्रिटिकली इवैल्यूएट करके क्या क्या इश्यूज हैं, द वेग डेफिनेशन, डिनायल ऑफ बेल, स्टेट ओवरेज, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन द 23rd September वीडियो इटसेल्फ. देन इस पर भी मूव ऑन करके आई टॉक्ड अबाउट PFI ऑल्सो. PFI ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों न्यूज़ में है, क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से हैं, इंटरलिंक्ड एसोसिएशंस, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the 24th September. So please refer to these videos here so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the free ration scheme. अब जो स्कीम है जिसका जिक्र आर्टिकल में किया गया है, that is this प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. बट ये जो स्कीम है दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज. सो हम लोग होराइजन को ब्रॉडन करेंगे, देखेंगे कि कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है क्या. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने soon after the COVID-19 pandemic had announced rupees 1.7 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज. इस पैकेज को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज. और इस पैकेज के अंदर काफ़ी सारे स्कीम्स हैं. द फर्स्ट वन इज द इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ वर्कर्स के लिए, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जान को सेकेंडरी रखकर, प्रायोरिटी को सेकेंड रखकर उन्होंने दे हैव वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. सो उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो कि सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो हैविंग दिस PM गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका जिक्र आर्टिकल में था. सो PM गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर जो बेनिफिशियरीज हैं अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उन्हें कहीं ना कहीं एडिशनल 5 kgs ऑफ वीट जो राइस हैं उसे फ्री प्रोवाइड करने के लिए एज वेल एज सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की बात की गई है अंडर दिस स्कीम. वी आर ऑल्सो हैविंग दिस कैश ट्रांसफर्स एंड अदर बेनिफिट स्कीम्स, जहाँ पर जो लोग हैं, जो पुअर पेंशनर्स हैं, एज वेल एज जो विडोज हैं, जो डिसेबल पर्सन हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कैश बेनिफिट्स देने के लिए, जो वुमेन्स हैं जिनके पास जनधन योजना अकाउंट्स है उन्हें कैश ट्रांसफर प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज
जो लोग हैं अंडर दिस उज्ज्वला स्कीम, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की बात की गई है अंडर दिस रिलीफ पैकेज। वी आर ऑल्सो हैविंग सम पैकेजेस फॉर वर्कर्स के लिए, जो लोग मनरेगा के अंदर काम करते हैं उनके जो वेजेस हैं, वेजेस बढ़ाने की बात की गई है अंडर दिस कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज। इसके साथ साथ जो लैंड ओनिंग फार्मर्स हैं उन्हें अंडर दिस पीएम किसान इनकम सपोर्ट स्कीम, वहाँ पर जो इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ पर जो इंसेंटिव्स है वो भी बढ़ाने की बात की गई है अंडर दिस स्कीम। एज वेल एज जो कंपनीज हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें भी वहाँ पर भी कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में एक शेयर प्रोवाइड करने की बात की गई है अंडर दिस कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज। सो जो कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज था, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पैकेज। विद दैट क्लैरिटी, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब यहाँ पर एज ऑफ नाउ देहांत, जो बिपिन रावत सर थे उनके देहांत होने के बाद एज ऑफ टुडे वी आर हैविंग आवर न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान जी इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो यहाँ पर बात आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। सो समझते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है। सो बेसिक से समझते हैं। सो द स्टेटस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द 4 स्टार ऑफिसर, तो ही वुड बी ऑफ अ 4 स्टार ऑफिसर। और ऑफिशियल कैपेसिटी में ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, he is member of several committees and councils। कौन से? He is member of Chief of Staff Committee, he is member of National Security Council, Defense Acquisition Council, Defense Planning Committee, Nuclear Command Authority, Defense Cyber Agency as well as Defense Space Agencies। So इन agencies, councils और committees के member भी हैं CDS। अब ये CDS का आइडिया कहाँ से निकल गया है? CDS का आइडिया पर्टिकुलरली आया आफ्टर द कारगिल वार ऑफ 1999 में जो कारगिल वार हुआ था उसके बाद एक मेजर कमिटी बना नॉन एज दिस कारगिल रिव्यू कमिटी। सो कारगिल रिव्यू कमिटी ने आर्म फोर्सेस को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी किया एंड दे केम अप विद द आइडिया ऑफ CDS दैट इज दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन। तो जरूरत क्या महसूस हुआ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का? द फर्स्ट इशू कि हम लोग को सिनर्जी लाना था, सिनर्जी बिटवीन द गवर्नमेंट एज वेल एज द आर्म फोर्सेस। सो सिनर्जी बिटवीन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट इज द फर्स्ट इशू, जिसकी वजह से हम लोग को CDS का पोजीशन चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट और जो आपके आर्म फोर्सेस है उनके परसेप्शंस और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं। सो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कौन करेगा? CDS। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस है उसमें भी 3 सर्विसेज हैं, द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और इन तीनों में भी जॉइंटनेस लाने का काम कौन करता? CDS। इसके अलावा देयर इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ थिएटर कमांड। जो थिएटर कमांड है जो कि इंटर ऑपरेटिव में काम करता है, जो कि मिलिट्री एसेट्स को स्ट्रीमलाइन मैनर में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की बात करें तो वहां पर भी थिएटर कमांड्स को ऑपरेशनलाइज करने का मकसद किसके अंदर है? CDS के अंदर। सो इसके साथ साथ क्योंकि CDS साइबर एजेंसी, साइबर स्पेस एजेंसी एज वेल एज प्लानिंग एज वेल एज कमांड अथॉरिटी, इन मेजर कमिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर्स हैं, सो एक इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले करता है CDS। So that is the need of this CDS। With that अब और बारीकियों में जाते हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स है CDS। So जैसे मैंने कहा CDS जो है उसका मकसद है इंटर ऑपरेटिविटी लाने के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के बीच में सिनर्जी लाने के लिए। सो प्लीज रिमेंबर हियर, इवन दो CDS का काम है सर्विसेज के बीच में इंटर ऑपरेटिविटी लाने के लिए, इवन आफ्टर दैट CDS इज नॉट अबव द चीफ ऑफ डिफेंस, अबव द आर्म फोर्सेस चीफ्स। सो ये जो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, जो आर्मी के जो चीफ हैं, जो नेवी के जो चीफ हैं, जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उनसे बढ़कर नहीं है CDS। CDS इज वन अमॉन्ग द इक्वल्स ऑफ दिस सर्विसेज। क्योंकि पहले क्या होता था, वन ऑफ द इश्यूज की बात करें, व्हाई डज CDS मैटर, अगर आप इश्यूज की बात करें, सो पहले क्या होता था, आर्मी के जो चीफ हैं वो अपनी ज़रूरतें रखते थे, अपने परसेप्शंस रखते थे, नेवी के चीफ अपनी ज़रूरतें रखते हैं, एयरफोर्स के चीफ अपनी ज़रूरतें रखते हैं। सो जो गवर्नमेंट है उन्हें कहीं ना कहीं इन ज़रूरतों को कंपाइल करके उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता था, और वहाँ पर गवर्नमेंट को इश्यूज होता था और आर्म फोर्सेस को भी इश्यूज होता था, तो वहाँ पर CDS की ज़रूरत महसूस हुई। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से CDS लाया गया। इसके साथ साथ CDS सिर्फ इंडिया में नहीं, CDS और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में है। जितने भी P5 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, हर एक कंट्री में देयर इज ए सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर। यूनाइटेड स्टेट्स में है, UK में है, फ्रांस में है, रशिया में है, चाइना में, हर कंट्री में है, सिर्फ इंडिया ही पीछे है। सो विद दैट वी आर हैविंग नाउ अ न्यू CDS ऑल्सो। अब देखते हैं और बारीकियों में जाते हैं, क्या क्या है फंक्शंस, उस पर बात करते हैं। सो CDS जो है, CDS इज द हेड ऑफ ए न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स किसके अंदर होगा? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एज वेल एज CDS is also the permanent chairman of Chief of Staff Committee।
इसके साथ साथ CDS is the first among the equals among the service chiefs, as I told you earlier. So he is not above the service chief, he is first among the equals. इसका जो काम है that would be to better standardize weapon procuring procedures. Procurement जो है उसमें कहीं ना कहीं standardization लाने के लिए, as well as जो operations है उसमें combine लाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं efficiency, streamliness लाने का काम किसके अंदर है? CDS के अंदर। इसके अलावा CDS also have the authority to create theater commands, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। CDS will also be a part of the planning, वो planning भी करेंगे। कैसे? He will be part of this 5-year defense capital acquisition plan, जो 2 ईयर के जो रोल ऑन प्लान है, एज वेल एज दिस इंटीग्रेटेड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्लान जो है, इन प्लान्स के भी पार्ट कौन, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? CDS। सो CDS इज हैविंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रोल। विद दैट अब और बारीकी में जाते हैं, CDS के और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो जैसे मैंने कहा CDS जो है वो कहाँ से निकल के आया CDS का आइडिया? बाय दी कारगिल रिव्यू कमिटी। बट कारगिल रिव्यू कमिटी जैसे और भी काफ़ी सारे कमिटीज़ हैं जो कि इंडियन आर्मी को स्टडी करने के लिए, नॉट ओनली इंडियन आर्मी बट इंडियन आर्म फोर्सेस को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया गया है। सो 3 मेजर कमिटीज़ हैं। द फर्स्ट इज द कारगिल रिव्यू कमेटी, सेकेंड इज दिस नरेश चंद्र कमेटी एंड द लास्ट वन इज द शेखतकर कमेटी। और तीनों कमिटीज़ ने जो मेजर रिकमेंडेशंस है, जो मेजर ओवरऑल से, फॉर एग्जांपल जिसमें से देयर इज दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, CDS का पोस्ट का बात है, थिएटर कमांड्स लाने की बात है, इंटीग्रेशन की बात है, प्रोक्योरमेंट्स की बात है। सो इन सब चीज़ों में उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया है। और द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट तीनों कमिटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो रिकमेंडेशंस है उन्होंने हाँ पे हाँ भरा। दैट मीन्स all this committees wanted to create a post of CDS. With that, now let's see our next aspect, that is the theater command. So जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो अथॉरिटी है थिएटर कमांड बनाने का, इट इज़ अंडर द CDS। अब बात करते हैं CDS का, थिएटर कमांड्स क्या है, थिएटर कमांड्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सो व्हाट इज़ थिएटर कमांड? थिएटर कमांड जो है वो मिलिट्री पार्लर से हम लोग यूज़ करते हैं, मिलिट्री वर्ड है, मिलिट्री लेक्सिकॉन है, उसको जॉइंटली उसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कह सकते हैं जॉइंट कमांड। वो एक काइंड ऑफ जॉइंट कमांड है। सो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके पास जो एरिया है, आप एरिया को डिवाइड कर लो, थिएटर 1 एज वेल एज थिएटर 2। तो थिएटर 1 में जितने भी एसेट्स हैं, वेपन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं, जो कि हर एक सर्विसेज के अंदर होते हैं, वहाँ पर जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं वो थिएटर 1 के अंदर आ जाएंगे। और थिएटर 1 को हेड करेगा कोई एक मिलिट्री कमांडर। तो यहाँ पर जो मिलिट्री कमांडर जो हेड करेगा, इसके कारण क्या होगा कि उनमें एक स्ट्रीमलाइननेस आएगा, एक एफिशिएंसी आएगा, एंड दैट इज समथिंग द नीड ऑफ थिएटर कमांड्स। अब दूसरा ज़रूरत, जैसे कि अगर आप रियलिस्टिक वे में बात करें, तो थिएटर कमांड्स के पहले क्या था कि इंडिया में काफ़ी सारे डिफ्यूज सेक्शनल कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल 17 सिंगल सर्विसेज कमांड हैं, आर्मी के पास 7 हैं, नेवी के पास 3 हैं, एयरफोर्स के पास 7 कमांड्स हैं, और इसके कारण इंडिया जो है वो बटा हुआ है व्हेन इट कम्स टू दिस आर्म फोर्सेस कमांड्स। इसके साथ साथ एज ऑफ नाउ वी आर ओनली हैविंग 2 ट्राई सर्विसेज कमांड। कौन से? देयर इज वन द अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड एज वेल एज स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। सो सिर्फ और सिर्फ ये 2 ट्राई सर्विसेज कमांड है। इसके अलावा वी वर हैविंग वेरियस अदर कमांड्स जो कि हर एक सर्विसेज के अंदर बटे हुए हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण इनके बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसमें कमी देखी जा रही थी, और इसके कारण हम लोग ने आइडिया प्रपोज किया ऑफ थिएटर कमांड। सो एज ऑफ नाउ जो आइडिया है दैट इज टू क्रिएट 3 थिएटर कमांड्स। द फर्स्ट इज इन द वेस्टर्न थिएटर, देन द ईस्टर्न थिएटर एंड सदर्न थिएटर। सो पूरे इंडिया को 3 सेक्टर्स में, 3 थिएटर्स में डिवाइड करने की बात की गई है, ताकि जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसे हम लोग स्ट्रीमलाइन मैनर में, उसे हम लोग बेटर मैनर में, ऑप्टिमल मैनर में हम लोग यूज कर पाए एट द टाइम ऑफ वॉर। विद दैट नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द मर्सी पिटीशन। अब यहां पर पर्टिकुलरली बात करेंगे रिगार्डिंग दिस आर्टिकल 72। सो व्हाट इज दिस आर्टिकल 72? सो आर्टिकल 72 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall have the powers to grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense where the sentence is a sentence of death. अब यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। देयर इज पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट। क्या है मतलब? पार्डन का मतलब जो आपको कन्विक्शन दिया गया है, जो आपको सेंटेंसिंग है, उससे आपको कंप्लीटली फ्री किया जाए, दैट इज नोन एज पार्डन। कम्यूटेशन का मतलब सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पनिशमेंट जो है दैट इज डेथ सेंटेंसिंग, अगर आपको फांसी का सजा दिया गया है और उस फांसी का सजा को चेंज करके आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट करे हो, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट चेंज हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज कम्यूटेशन।
बट अगर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट चेंज ना हो, सिर्फ जो पीरियड है वो कम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको जेल है 5 साल का और वो 5 साल का जेल टर्म को कम करके 3 साल कर दिया जा रहा है, सो दैट इज नॉन एज रेमिशन। और यही कमी जो ये पीरियड की जो कमी है वो स्पेशल फेसिस के कारण, स्पेशल ग्रीवेंसेस के कारण, मान लीजिए कि आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है या आप प्रेग्नेंट वुमेन है या मेंटल स्टेबिलिटी में कुछ इश्यूज है, इनके कारण कोई स्पेशल केसेस के कारण अगर पीरियड कम किया जाए, दैट इज नॉन एज रिस्पाइट। इसके अलावा जो कन्विक्शन है, जो सेंटेंसिंग है, अगर उसके बीच में कोई गैप किया जाए, कोई स्टे डाल दिया जाए, सो दैट इज नॉन एज रिप्राइव। सो प्रेसिडेंट के पास दीज पावर्स हैं अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 72। सिमिलर पावर्स गवर्नर के पास भी हैं, अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 161। सो यहां पर जरूरत है डिस्कस करने के लिए कि आर्टिकल 72 में जो पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, वो आर्टिकल 161 में जो गवर्नर के पास पावर्स हैं उससे कैसे डिफरेंट है। सो देयर आर 3 बेसिक डिफरेंसेस। द फर्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल को लेकर डिफरेंसेस हैं। अगर अवार्ड जो है, अगर जो सेंटेंसिंग है वो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड है, तो पावर्स कौन एक्सरसाइज कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास पावर्स नहीं है। सेकेंड इज रिलेटेड टू डेथ सेंटेंसिंग। डेथ सेंटेंसिंग की बात करें तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं पार्डन करने के, बट गवर्नर के पास पार्डन करने के पावर्स नहीं। गवर्नर कैन डू अदर थिंग्स, रेस्पाइट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बट गवर्नर कैन नॉट पार्डन। दैट इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट तब एक्सरसाइज कर सकता है जब जो सेंटेंसिंग है दैट इज रिलेटेड टू यूनियन लॉज, जबकि जो गवर्नर है वो तब एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पावर्स जबकि जो सेंटेंसिंग है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट लॉज। सो देयर आर 3 डिफरेंसेस रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन, डेथ सेंटेंसिंग एंड कोर्ट मार्शल। With that clarity, now let's move to our next aspect, that is the timeline of this jail term. तो जब एक आदमी को डेथ सेंटेंसिंग किया जाता है, so there is a timeline that follows. So मान लीजिए आपको अगर फांसी का सजा सुनाया गया है from the trial court, then आप वापस अप्रोच कर सकते हो, अपील कर सकते हो इन दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी अगर उन्होंने सेम डेथ सेंटेंसिंग सुनाया, सो अगेन हाई कोर्ट देखिएगा कि वेदर आपका जो केस है वो अपील के लिए फिट है कि नहीं। अगर फिट है तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लीजिए कि आपको डेथ सेंटेंसिंग सुना दिया, देन यू आर हैविंग अ पिटीशन, देन यू आर हैविंग द रिव्यू पिटीशन। आप वापस रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अगर रिव्यू पिटीशन में भी आपको डेथ सेंटेंसिंग सुना दिया गया, देन यू आर हैविंग द लास्ट ऑप्शन नॉन एज द क्यूरेटिव पिटीशन। सो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके बावजूद भी देयर इज एन सिक्स्थ ऑप्शन विच इज आउटसाइड द जुडिशियल फ्रेमवर्क। सो ये जो है ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है। इसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर मर्सी पिटीशन। सो द सिक्स्थ वन इज द मर्सी पिटीशन। सो इतने एस्पेक्ट्स है, इतने ऑप्शंस हैं डेथ सेंटेंसिंग के वजह, डेथ सेंटेंसिंग के जो कन्विक्स है उनके लिए भी। क्यों? बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो वहां पर उनको सफिशिएंट क्राइटेरियाज, उनको सफिशिएंट स्पेस देने चाहिए कि वहां पर वो जस्टिफाई कर पाए, वहां पर वो खुद के बारे में बोल पाए। और इसके लिए काफ़ी सारे स्टेजेस हैं अपने लीगल प्रोसेस में। इसके अलावा लीगल प्रोसेस के अलावा भी वी आर हैविंग प्रोसेस पावर्स अंडर द मर्सी पिटीशन, जो कि आर्टिकल 72 के अंदर आता है। सो इन वजहों के कारण, इन रीजंस के कारण, इतने स्टेजेस के कारण जो डेथ सेंटेंसिंग है वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ऑन द अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए आई ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन द 10th अगस्त वीडियो कि अटॉर्नी जनरल होते कौन है, किसके पार्ट है अटॉर्नी जनरल, उसमें क्या क्या प्रेफरेंसेस है अटॉर्नी जनरल की, आप कैसे इलेक्ट करते हो अटॉर्नी जनरल को, अगर आपको रिमूव करना है अटॉर्नी जनरल को तो आप कैसे रिमूव कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट गिर जाए तो अटॉर्नी जनरल जाएगा कि नहीं। सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स, कैसे रिमूव करना है, क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन दी 10th August video. So please refer to this video here so that you have a very good clarity in this topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the forex reserve. अब यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, और ये कंसिस्टेंटली कल के न्यूज़पेपर में था एंड अर्लियर ऑल्सो इट हैज बीन देयर, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन आवर 5th August वीडियो, जहाँ पर बेसिक से कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व में, इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व में उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या है, उसकी बारीकियों में भी हम लोग जा चुके हैं कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में क्या क्या करेंसीज इंक्लूड होते हैं, जो बास्केट्स है उसके क्या वैल्यूज़ होते हैं, कैसे आप मेजर करते हो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में आप कैसे यूज़ करते हो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को, एज वेल एज कि जो आरटीपी है, आरटीपी क्या है, आरटीपी का क्या सिग्निफिकेंस है, आईएमएफ से कैसे रिलेटेड है, ऑल दिस डायमेंशंस आई हैव डिस्कस्ड इन द 5th August वीडियो इटसेल्फ।
So please refer to the video here so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to the quiz of the day. So both these questions are previous year questions और related हैं economy से. The first question is related to the payment banks. So please try to attempt this question, where the second one is related to the Financial Stability and the Development Council. So ये questions को attempt करें और ये जो questions हैं इनके answers along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा. As well as जो PPT है जिसके ऊपर हम लोगों ने analysis किया, that also in the form of PDF you get a link in the video's description, and the soft copy you would get in the Telegram group. So if you haven't joined our Telegram group, please do join, don't wait. With that, I hope today's analysis was beneficial for you guys. We're working hard for you guys, but at the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.